हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जम्मिल। आज आप लोगों को इस लेक्चर में बताऊंगा डिटेल में पैरालिसिस का ट्रीटमेंट क्या है। अगर कोई मरीज़ आपके हॉस्पिटल में आपकी इमरजेंसी में पैरालिसिस के सिम्टम लक्षण लेके आता है तो उसे आपको कौन सी दवा देनी है, क्या सिम्टम पेशेंट को देखने को मिलेंगे, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। इस लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा पैरालिसिस का ट्रीटमेंट क्या है डिटेल में। कब पेशेंट को आपको एस्प्रिन देना है, कब क्लोपिडोग्रिल देना है, कौन से मरीज़ को आपको LMWX देना है, कब LMWX नहीं देना है, और कब मरीज़ को थ्रोम्बोलाइज किया जाता है। इस लेक्चर में आज हम इन सब बातों के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, तंदुरुस्ती दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, इसलिए अपना आपको तंदुरुस्त बनाए रखें, हेल्दी बनाए रखें। और दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर जम्मिल के नाम से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी वीडियो चैनल पर डलते हैं उन्हें आप लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें आप लोगों को ये लेक्चर कैसे लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर शुरू करते हैं पैरालिसिस के ट्रीटमेंट पर। पैरालिसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है? तो दोस्तों, मैंने अभी आप लोगों को बताया पैरालिसिस किसी मरीज़ को लकवा लगेगा तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, क्या कंप्लेंट हमें वो बताएगा। इसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई मरीज़ हॉस्पिटल में जाके एडमिट होता है, आपके डे केयर आपके क्लिनिक आपके हॉस्पिटल में आता है, तो आपको कब कौन सी कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट देना है। तो जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, सबसे पहले आपको उस मरीज़ का वाइटल देखना है। वाइटल देखने के बाद आपको उस मरीज़ को इंजेक्शन मैनिटोल लगाना है। जी हाँ, आपको उस मरीज़ को इंजेक्शन मैनिटोल लगाना है। 100 ml की बोतल आती है, जिसमें ईच 100 ml कंटेंट 20 ग्राम मैनिटोल होता है। ये मैनिटोल दवा को आपको 100 ml की बोतल को दिन में 3 बार देना है, सुबह दोपहर शाम, TDS के डोज में। ये मैनिटोल क्या करता है? ये मैनिटोल जो है कि एक ओस्मोटिक डायूरेटिक है, जो कि ब्रेन के अंदर लकवे के कारण जो सूजन आती है, जो स्वेलिंग होती है, उसको कम करता है, जिससे पेशेंट का ओरिएंटेशन में इम्प्रूव होगा। पेशेंट को इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पेशेंट इससे बहुत जल्दी होश में आएगा। तो आपको इंजेक्शन मैनिटोल देना उसको 100 ml की बोतल दिन में 3 बार, और आपको ये इंजेक्शन 5 से 7 दिन देना है, इंजेक्शन मैनिटोल। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी चीज़ आपको क्या देना है, तो दूसरा इंजेक्शन जो इसमें आपको सिटीकोलिन देना है। सिटीकोलिन जो इंजेक्शन होता है, ये 500 mg का इंजेक्शन होता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह का इंजेक्शन दिखाई देता है। इसको आपको 100 ml की बोतल में दिन में 2 बार देना है, सुबह शाम। जी हाँ, इंजेक्शन सिटीकोलिन को आपको दिन में 2 बार देना है, सुबह शाम। इंजेक्शन मैनिटोल को आपको 500 इंजेक्शन मैनिटोल को आपको जो 100 ml की बोतल आती है उसको दिन में 3 बार देना है, TDS के डोज में 5 से 7 दिन के लिए। और सिटीकोलिन इंजेक्शन को आपको 7 दिन देना है। इसके बाद अगर हम बात करें और क्या दवा देनी है इसमें, तो आपको इसमें इंजेक्शन लेवेन्यू देना है पेशेंट को, लेवेरासिटाम जिसके अंदर जो होता है। ये आपको इसलिए देना है कि अगर पेशेंट को पैरालिसिस के कारण सीजर आ सकते हैं, तो सीजर के प्रिवेंशन के लिए प्रोफाइलेक्सिस आपको इंजेक्शन लेवेरासिटाम देना है। लेवेरासिटाम का जो डोज होता है, इसको आपको 1 ग्राम देना है। इसका लोडिंग डोज 1 ग्राम इंजेक्शन, इसके 500 mg का इंजेक्शन ये आता है। 5 ml का एक वायल होता है। ईच वायल कंटेंट इसमें ईच ml कंटेंट 100 mg होता है। एक वायल में इसमें 500 mg लेवेरासिटाम इंजेक्शन होता है। तो आपको 500 mg के 2 एम्पुल 100 ml की NS में डालकर लगाने हैं। इसको आपको ओवर 1 to 2 आवर पेशेंट को देना है। ये जो लेवेरासिटाम इंजेक्शन होता है, इसको आपको पेशेंट को कंटिन्यू 10 दिन देना है। उसके बाद पेशेंट को ऑन डिस्चार्ज आपको इसे टेबलेट फॉर्म पर भी देना है। तो इस तरह से हम पेशेंट लेवेरासिटाम, लेवेन्यू, लेविपिल, जो भी नाम से ये आता है, जो भी नाम से आपके यहाँ पे अवेलेबल हो, आपको इसे देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पेशेंट को आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, जैसे कि पेंटाप देना है। पेशेंट को अगर वोमिटिंग हो तो उसमें आपको ऑन्डेनसेट्रोन इंजेक्शन देना है। साथ में अगर पेशेंट को अगर आपको लग रहा है पेशेंट इन्फार्क्ट का है, अगर आपने CT कराया है पेशेंट का, CT में पेशेंट को इन्फार्क्ट आया है, तो उस कंडीशन में आपको इंजेक्शन LMWX देना है। जी हाँ, LMWX लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन देना है। इसमें आपको 40 मिलीग्राम का भी आता है या 60 मिलीग्राम का भी आता है। आपको अकॉर्डिंग टू वेट पेशेंट के ऐसे देना है। मैं आपको प्रीफर करूंगा आप इसे 40 mg सबक्यूटेनियस सुबह शाम दिन में 2 बार दे सकते हैं। आपको याद रखना है, जो इंजेक्शन LMWX होता है, ये 40 मिलीग्राम और 60 मिलीग्राम के डोज में आता है। इसको आपको 40 मिलीग्राम स्ट्रेट लगाना है। उसके बाद आपको इसको 40 मिलीग्राम 24 आवर्ली या फिर 2 आवर्ली कर देना है। ये तो कुछ हुआ इसके इंजेक्टेबल फॉर्म की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पेशेंट को इसमें आपको एक मिथाइल कोबालामीन का इंजेक्शन आता है 2500 mg का, 2500 मिलीग्राम का, माइक्रोग्राम का, जो कि आपको इंजेक्शन ये वाला आपको IM लगाना है मरीज को। जी हाँ, अल्टरनेट डे आपको ईच बटक्स पे इसको 7 दिन तक IM लगाना है। दोस्तों, ये तो बात हुई पेशेंट के इंजेक्टेबल फॉर्म की। अगर हम ओरली मेडिसिन की बात करें तो ओरल मेडिसिन में आपको उसे टेबलेट रोजडे गोल्ड देना है। रोजडे गोल्ड, यूपीरोज गोल्ड, इसके अंदर 3 मेडिसिन होती है। एक हमारा होता है एस्प्रिन, दूसरी होती है क्लोपिडोग्रिल, थर्ड होती है इसमें एटोरोस्टेटिन। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, अगर आप पेशेंट को LMWX दे रहे हैं तो आपको उस कंडीशन में उसे क्लोपिटोग्रिल, क्लोपिटेप टेबलेट नहीं देना है, क्योंकि अगर ये दोनों साथ में देने से मरीज को ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप पेशेंट को LMWX दे रहे हैं
तो आपको उसको क्लोपिटेब नहीं देना है। LMW जो इंजेक्शन हम देते हैं वो 5 दिन देते हैं सुबह शाम के डोज में, या फिर बहुत से डॉक्टर 60 mg वाला जो होता है 0.6 ml वाला वो OD में 5 दिन देते हैं। तो जब तक आपका LMW इंजेक्शन चलेगा आपको टेबलेट क्लोपिटेब नहीं देनी है, क्लोपिटोग्रिल नहीं देनी है। LMW के साथ आपको टेबलेट इकोस्प्रिन AV देनी है। जो इसमें इकोस्प्रिन जो एस्प्रिन होता है 150 mg और आपका जो रोसुवास्टैटिन होता है वो 20 mg होता है। तो आपको LMW के साथ एस्प्रिन AV टेबलेट देना है। अगर आप पेशेंट को LMW नहीं दे रहे हैं, आपके जो न्यूरो फिजिशियन है पेशेंट को बोल रहे हैं कि इसको LMW नहीं देना है, उस कंडीशन में आपको पेशेंट को क्लोपिटोग्रिल भी ऐड कर देना है। तो उस कंडीशन में आपको टेबलेट जुपिरोज गोल्ड, रोजडे गोल्ड जो भी आपके यहाँ पे अवेलेबल हो, आपके मेडिकल्स पे अवेलेबल हो हॉस्पिटल के, आपको वो देना है जुपिरोज गोल्ड, जिसके अंदर एस्प्रिन, क्लोपिटोग्रिल और एटोरोस्टेटिन तीनों मेडिसिन रहती है। नेक्स्ट अगर हम ओरल मेडिसिन की बात करें इसमें, तो आपको उसमें देना है पेशेंट को सिटिकोलिन पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन जो कि सिहाम पी नाम से आती है। जी हाँ, सिहाम पी, सिटिकोलिन पैरासीटामोल ये कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन आपको इस पेशेंट को सुबह शाम देना है। नेक्स्ट अगर हम मेडिसिन की बात करें तो वो मेडिसिन है, इसमें आपको देना है सेरेवियन 90 mg। जी हाँ, इसके अंदर होता है सेरिब्रो हाइड्रोक्सी प्रोटीन। ये एक ब्रेन का प्रोटीन होता है जो कि ब्रेन को पावर प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है। तो आपको ये जरूर याद रखना है, आपको सेरेवियन 90 mg टेबलेट दिन में एक बार देना है। अगर हम जुपिरोज गोल्ड या एस्प्रिन AV की बात करें तो इसको भी आपको दिन में एक बार देना है। अगर मैंने आपको एक और बात बताई थी, सिहाम पी टेबलेट बताया था, सिहाम पी टेबलेट को आपको दिन में 2 बार देना है, सुबह एक टेबलेट शाम को। तो दोस्तों ये इसकी टेबलेट फॉर्म की बात हुई। अगर मैं इसमें और टेबलेट बताऊं आपको, तो पेशेंट को इसमें न्यूरोपैथिक पेन भी होता है। जो CVA के पेशेंट होते हैं उन्हें नमनेस होती है, पैरों में झुनझुनी होती है, सुनपन आता है, तो उसके लिए आपको रात को एक टेबलेट उसको जरूर देना है। प्रीगाबालिन और नॉर्ट्रिप्टिलिन कॉम्बिनेशन में आती है, जिसे हम प्रीगाबा एंटी भी बोलते हैं, प्रीगेट एंटी नाम से भी आती है। इसमें प्रीगाबालिन 75 mg होता है और नॉर्ट्रिप्टिलिन 10 mg होता है। जो प्रीगाबालिन होती है ये न्यूरोपैथिक पेन के लिए होती है। जो पेशेंट को नर्व का पेन होता है, न्यूरोपैथिक पेन होता है, उसको कम करने के लिए हम प्रीगाबालिन देते हैं। और जो नॉर्ट्रिप्टिलिन इसमें कॉम्बिनेशन होता है 10 mg का, ये जो होता है हमारे जो ब्रेन में जो नर्व का जो पेन जहाँ से चालू होता है, वो जो नर्व के जो पेन के जो सेंटर होते हैं उसे ये ब्लॉक करती है। नर्व पेन के जो सेंटर होते हैं उसे ब्लॉक करती है, तो नॉर्ट्रिप्टिलिन हमारा ये काम करती है। तो न्यूरोपैथिक पेन के लिए आपको प्रीगाबा एंटी उसको टेबलेट देना है। तो दोस्तों ये तो हमारा IV और ओरल फॉर्म की बात हुई, और आपको ओरल फॉर्म में टेबलेट उसको न्यूरोबियन 4 जरूर देना है। तो दोस्तों ये तो हमारी IV और ओरल फॉर्म की बात हुई। अभी नेक्स्ट बात आती है, जो CVA वाले पेशेंट होते हैं उन्हें थ्रोम्बोलाइसिस भी किया जाता है। जी हाँ, जैसे कि हार्ट अटैक के मरीज होते हैं, आपने सुना होगा, उन्हें हम थ्रोम्बोलाइज करते हैं। कोई MI का पेशेंट होता है, MI के पेशेंट में डॉक्टर से आपने सुना होगा कि आपके मरीज को हार्ट अटैक आया है, इन्हें खून पतला करने का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, इससे जान जाने के खतरे होते हैं। मरीज के नाक से, मुंह से, लेटरिन के रास्ते, पेशाब के रास्ते खून बह सकता है, कान से खून आ सकता है, ऐसी बातें आपने सुनी होगी। तो जी हाँ, जो CVA के पेशेंट होते हैं उसमें भी थ्रोम्बोलाइसिस किया जाता है। पर इसके थ्रोम्बोलाइसिस करने के कुछ टाइम पीरियड होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। टाइम पीरियड क्या होते हैं उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों की बात बता दूँ, ये मेरा YouTube चैनल है जो डॉक्टर अज़म्मिल के नाम से है। ये चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं, कौन सी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए आपको वीडियो चाहिए, कमेंट जरूर करें। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊं। तो चलिए दोस्तों, थ्रोम्बोलाइसिस के बारे में बात करते हैं CVA वाले पेशेंट में। तो दोस्तों जो CVA के जो पेशेंट होते हैं स्ट्रोक के, उसमें थ्रोम्बोलाइसिस किया जाता है। थ्रोम्बोलाइसिस के लिए हमें मेन इसमें ध्यान रखना है टाइम पीरियड की। तो अगर किसी पेशेंट को CVA हुआ है, CVA का पेशेंट अगर 60 मिनट के अंदर अंदर, 60 मिनट के अंदर अंदर, 1 आवर के अंदर जब उसको सिम्टम चालू हुए, जैसे ही पेशेंट को घर वालों ने देखा कि उनको वीकनेस आ रही है, एक साइड लकवा लग रहा है, मुंह टेढ़ा हुआ है, उससे 1 घंटे के अंदर अंदर अगर पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो उसे हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड। जी हाँ, गोल्डन पीरियड 1 आवर के अंदर अंदर अगर मरीज अस्पताल पहुंचता है तो उसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उस पीरियड में अगर पेशेंट थ्रोम्बोलाइज किया जाएगा पेशेंट को, तो पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल पहले की तरह हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड। 60 मिनट के अगर अंदर अंदर आता है। दोस्तों मैं आप लोगों को थ्रोम्बोलाइज जो इंजेक्शन करते हैं उसका नाम नहीं बता सकता अभी आप लोग सिर्फ इतना ही जानें कि थ्रोम्बोलाइज करते हैं इन मरीजों को भी। 60 मिनट जो होते हैं इसके फर्स्ट वो गोल्डन आवर्स होते हैं, 1 आवर जो होता है गोल्डन आवर होता है, वो गोल्डन पीरियड होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कब और थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं, तो विथिन 3 आवर्स, अगर विथिन 3 आवर्स भी हम पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करते हैं तो जो विथिन 3 आवर्स के अंदर, विथिन 3 आवर्स जो 3 घंटे के अंदर अंदर जो थ्रोम्बोलाइज किया जाएगा पेशेंट को, वो भी काफ़ी इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट जो इसका टारगेट होता है 3 to 4.5 आवर्स, 3 घंटे से अगर 4.5 घंटे के बीच में मरीज़ को लेके जाएंगे हम, तो उसमें भी मरीज़ को अच्छा रिजल्ट मिलेगा थ्रोम्बोलाइसिस का। अगर 4 घंटे से ऊपर मरीज़ को लेके जाएंगे हम तो उसमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं लगेगा,
5-6 घंटे में अगर मरीज़ को लेके जाएंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी पेशेंट को सीविए हो, लकवा हो, एक साइड का हाथ पैर काम करना बंद करे, मुंह टेढ़ा हो, बोलने में दिक्कत हो, स्लरिंग ऑफ स्पीच हो, पेशेंट को नमने सुनपन हाथ पैरों में बताता है वो एक साइड या एक लिम्ब में या दोनों साइड, तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना है। बिल्कुल आपको लेट नहीं करना है, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे उतना ही पेशेंट का टाइम पीरियड जाएगा थ्रोम्बोलाइसिस करने का। उसके बाद अगर मैं बताऊं आपको, तो थ्रोम्बोलाइसिस अगर किसी पेशेंट को हम करते हैं तो उसके क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, कब मरीज़ को थ्रोम्बोलाइज करना है, कब मरीज़ को थ्रोम्बोलाइज नहीं करना है, और मरीज़ को थ्रोम्बोलाइज करने से क्या नुकसान हो सकता है। तो अगर हम बात करें मरीज़ के थ्रोम्बोलाइज कब करना है, इंडिकेशन क्या है इसके, तो सबसे पहला जो इसका इंडिकेशन है वो टाइम पीरियड का है। आपको देखना है मरीज़ को जो सीविया हुआ है, जो लकवा हुआ है, उसका टाइम पीरियड क्या है, कितना समय हुआ है। नहीं तो ऐसा हो कि पेशेंट को रात को 12 बजे लकवा लगा, सुबह आप जब गए मरीज़ से मिलने घर पे अपने, जो भी है आपके रिलेटिव या जो भी आपके अपने हैं, तो आपको पलंग पर पड़े हुए मिले, तो आप तुरंत उस टाइम डॉक्टर के पास लेके गए और बोला कि अभी आधे घंटे पहले हमने उनको देखा, जबकि वो लकवा उसको रात के में कभी भी लगा हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है, जब भी आपके पास में खाना खा रहा हो, बैठा हो, या कोई बातचीत चल रही, तुरंत मरीज़ को सिम्टम आए, तो उससे उस टाइम से हम उसको टाइम जोड़ते हैं। तो सबसे पहला इसमें टाइम का बहुत अच्छा रोल है। टाइम देखना आपको कि उसको सिम्टम कब चालू हुए, न्यूरोवास्कुलर डेफिसिट कब चालू हुई। सेकंड अगर हम बात करें तो इसमें हमें देखना है पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम कब चालू हुए, न्यूरोलॉजिकल साइंस क्या क्या देखने को मिले। नेक्स्ट हमें देखना है पेशेंट को सिम्टम क्या क्या है, पेशेंट को एक साइड वीकनेस है, स्लरिंग ऑफ स्पीच है, डेविएशन ऑफ माउथ है, नमनेस टिंगलिंग सेंसेशन है। इन कंडीशन में आपको पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करना है। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब कब आपको पेशेंट को सीविए अगर किसी को हुआ है, एक्यूट सीविए हुआ है, तो उसको थ्रोम्बोलाइज नहीं करना है। इसके अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा थ्रोम्बोलाइज कब नहीं करना है, किन किन कंडीशन में आपको मरीज़ को थ्रोम्बोलाइज नहीं करवाना है या नहीं करना है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें मरीज़ को ऑलरेडी ब्लीडिंग टेंडेंसी हो, मरीज़ ऑलरेडी किसी मेजर सर्जरी से गुजरा हो, मरीज़ की रिसेंटली कोई ब्रेन की सर्जरी हुई हो, मरीज़ को रिसेंटली कोई फ्रैक्चर हुआ हो, उस कंडीशन में आपको थ्रोम्बोलाइज नहीं करवाना है। अगर मरीज़ को रिसेंटली 3 मंथ्स के अंदर अंदर कोई सीविए ऑलरेडी हो चुका हो, पहले मरीज़ को 3 महीने के अंदर अंदर लकवा लग चुका हो, उस कंडीशन में आपको थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करना है। नेक्स्ट कंडीशन, अगर मरीज़ को ब्लीडिंग टेंडेंसी, उसमें नहीं करना है। अगर मरीज़ को एक्टिव ब्लीडिंग है, उस कंडीशन में भी आपको पेशेंट को थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करना है। अगर हम बात करें इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, क्या क्या इससे नुकसान हो सकते हैं थ्रोम्बोलाइसिस करने से, तो थ्रोम्बोलाइसिस करने से पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। 5% पेशेंट्स में देखा गया है कि इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। और 1% पेशेंट्स में इससे जान भी जा सकती है, पेशेंट को ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इंट्राक्रैनियल हेमरेज भी हो सकता है थ्रोम्बोलाइसिस करने से। और पेशेंट को जिस साइड से हम थ्रोम्बोलाइज कर रहे हैं वहाँ पे पेशेंट को रेडनेस हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, पेशेंट को उस साइड पे ब्रूसिस हो सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें इसके, तो पेशेंट को इससे पेशेंट को नोज़ ब्लीडिंग, ईयर ब्लीडिंग, पेशेंट को हेमेचूरिया हो सकता है, मेलेना हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग्स भी हो सकती है। तो दोस्तों ये हमारा पैरालिसिस के ऊपर लेक्चर पूरा हुआ। मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में बताया पैरालिसिस क्या होता है, इसका सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, और थ्रोम्बोलाइज पेशेंट को कब करना है। तो दोस्तों आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।